हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको पता होगा कि हमने पिछले सेशन में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स में हम क्या क्या इंटेक करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स था, फैट्स था, विटामिन था और प्रोटीन था। टोटली हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कितने उसके प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, किस किस फॉर्म में लेते हैं, ये डिस्कस कर लिया था। स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया था। सेलुलोज क्या होता है, काइटिन क्या होती है, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं फैट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, फैट्स के बारे में। अब सबसे पहले अगर बात कर दी जाए कि फैट्स क्या होते हैं, ठीक, तो क्या होता है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि हम जब क्या होते हैं फास्टिंग के टाइम पे, यानी कि व्रत के टाइम पे हमको जो हम कुछ खाते नहीं हैं लेकिन वो एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है। तो फास्टिंग के टाइम पे हमको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन देता है, तो यही फैट्स देता है। ठीक है, फास्टिंग के टाइम पे जो हमको एनर्जी मिलती है वो कौन देता है, तो यही फैट्स ही देता है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, देखिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा 1 ग्राम फैट्स से हमको टोटल कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम फैट से हमको 9 किलो कैलोरी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब अगर बात कर दी जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, 4 किलो कैलोरी क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो क्या होता है, फैट्स ही हमको क्या करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आपके लिए एक और डेटा कि फैट्स को और क्या बोलते हैं, तो लिपिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। अब चलिए फैट्स के कौन कौन से सोर्स होते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो अगर फैट्स के क्या क्या सोर्स होते हैं, तो मक्खन होता है, घी होता है, दूध, अंडा, मांस और क्या होता है, तेल होता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि जो फैट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो फैट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जहाँ तक मेनली इसकी 2 ही टाइप्स पढ़ा जाता है, लेकिन आप इसको बस ऐसे डिस्कस कर देंगे, इसको आपको याद भी रहे या ना रहे तो उसका कोई बेनिफिट मतलब उसका कोई आपको हार्म भी नहीं होगा। तो अगर बात कर दी जाए फैट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 होते हैं। एक कौन सा होता है, तो सैचुरेटेड फैट्स होता है। ठीक, सेकंड कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, और जो थर्ड होता है हमारा वो कौन सा होता है, ट्रांस फैट होता है। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त होगा, अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, असंतृप्त हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, मैं आपको इस तरह से बताऊंगी जिससे आपको दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। मेनली पूछता यही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तुलना करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या सिमिलरिटी होती है और क्या डिससिमिलरिटी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं सैचुरेटेड फैट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, सैचुरेटेड फैट्स के बारे में। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होता है वो बॉडी में इजीली नहीं पचता है, यानी कि ये क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात कर दी जाए अनसैचुरेटेड फैट की, तो ये क्या होता है बॉडी में, ठीक है, बॉडी में इजीली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक, अब ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है तो मेन रीज़न क्या होता है, तो जो फैटी एसिड होता है, ठीक है, जो फैट्स होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड की बात कर दी जाए तो इसमें जो फैटी एसिड होता है, ठीक है, फैटी एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट्स होता है वो फैटी एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये फैटी एसिड क्या होता है, ठीक है, इसका क्या चक्कर है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, उसको जैसे रोटी लिया हमने, रोटी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हम उसको च्यू करते जाते हैं, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट बचती है वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, तो ग्लूकोज हुई। ऐसे ही क्या होता है, जो फैट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, फैटी एसिड होती है। अब आप ही बताइए, अगर वो सैचुरेटेड फैट्स है, अब वो इजीली फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है,
तो क्या वो पचेगा बॉडी में जल्दी? नहीं पचेगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या होगा, बॉडी में इजीली पचेगा नहीं। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैट है, वो क्या हो रहा है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए, जितनी जल्दी वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, इतनी जल्दी वो क्या होगा, हमारे बॉडी में पच जाएगा। पार्टिकल छोटे छोटे होते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजीली पच जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स होता है इसे बैड फैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं, बैड फैट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बैड फैट्स होता है, यानी कि सैचुरेटेड फैट्स इट्स कॉल्ड बैड फैट्स। लेकिन अगर बात कर दी जाए, अनसैचुरेटेड जो फैट होता है उसे क्या बोलते हैं, गुड फैट बोलते हैं। वो क्या होता है, गुड फैट होता है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है, बॉडी में इजीली नहीं पचता। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होता है बॉडी में इजीली पच जाता है। अब ये पचता क्यों है, क्योंकि ये क्यों नहीं पचता है, तो फैटी एसिड इजीली फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड जो फैट्स होता है वो फैटी एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सैचुरेटेड फैट्स होगा और कौन सा अनसैचुरेटेड फैट्स होगा। देखिए, जो भी फैट्स हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। और जो फैट्स हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। अब देखिए, जब ये हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, बैड होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बैड फैट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैड फैट्स बोलते हैं। और ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुड फैट्स बोलते हैं। ठीक है, एक डिफरेंसेस तो ये आ गया कि आपको कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा सैचुरेटेड होगा और कौन सा अनसैचुरेटेड होगा, पहचान सकते हैं। दूसरे की अगर बात कर दी जाए, दूसरा क्या आप इसके कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा सैचुरेटेड होगा, कौन सा अनसैचुरेटेड होगा। तो ये जो होते हैं सैचुरेटेड जो होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर ये कैसे होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, ये किस फॉर्म में होते हैं, तो ये थोड़े लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया, बस एक बार चलिए रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात कर दी जाए सैचुरेटेड फैट्स की, तो ये क्या होते हैं, संतृप्त वसा में रक्त में कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बढ़ा देते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐड भी देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। तो बताइए, अगर ये बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हुआ, तो ये कैसा फैट हुआ, बैड फैट हुआ। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, जब हमारे बॉडी के लिए अच्छा ही नहीं होगा तो उसका सेवन हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें आप देख लीजिए कि मक्खन है, पनीर है, मांस है, घी और क्या है, डालडा है। अब देखिए, इसके बाद कौन सा फैट्स हमको पढ़ना है, अनसैचुरेटेड फैट्स पढ़ना है। असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं, गुड फैट्स बोलते हैं। यह हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायता करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें क्या है, तो इसमें एग्जाम्पल जो दिया है, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू और बादाम। यानी कि अच्छा ये बताइए, ये सब हमें मिल किससे रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जितने भी फैट्स हमें प्लांट से मिलते हैं वो कौन से फैट्स होते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते, अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा फैट्स डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट फैट्स है हमारा ट्रांस फैट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि ये भी हमारे लिए अगेन क्या हुए, एक बैड फैट्स हुए, तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटा देते हैं। अब हम ऐसा फैट्स लेने ही क्यों जाएंगे कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है उसे ये क्या करता है, कम करता है, जो क्या कारण बनता है, ये हार्ट अटैक की बीमारी इससे हो सकती है। ठीक है, तो हम जो भी फास्ट फूड लेते हैं, पिज्ज़ा लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं, ये इस सब में कौन सा फैट्स होता है, तो ट्रांस फैट्स होता है। ठीक है, और जो कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्तर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आई होप आप लोगों को फैट्स क्लियर हो गया होगा। फैट्स के 3 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त, और फिर तीसरा कौन सा हुआ, ट्रांस फैट हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, फैट्स के कुछ कार्य होते हैं कि फैट्स हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए, वसा जो होते हैं आमतौर पर हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, यानी कि ऊर्जा को स्टोर करते हैं। जो कहाँ पे स्टोर होता है, ये हमारे बॉडी का जो स्किन होता है उसी के नीचे क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाता है, यानी कि बाहरी जो क्या होते हैं, जो भी जम्स वगैरह होते हैं उससे भी क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। वसा शरीर के टेम्परेचर को भी बनाए रखता है और साथ साथ कोशिका कार्य को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे उसमें एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, एडिपोज जो ऊतक होता है उसी के नीचे क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फैट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो हमारे बॉडी में सबसे पहले त्वचा के नीचे स्टोर होते हैं, और वो भी कहाँ पे, तो एडिपोज क्या होता है, जो टिश्यू होता है, ठीक, एडिपोज जो टिश्यू होता है उसी के नीचे क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ऊँट के कुबर में भी क्या पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है। आई होप आप लोगों को फैट्स क्लियर हुआ होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया। अब चलिए बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर दी जाए प्रोटीन किस किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको नाइट्रोजन नहीं बताया था, यानी कि नाइट्रोजन को छोड़ करके कार्बन, हाइड्रोजन और ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब सबसे पहले बात कर दी जाए प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो होते हैं इसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक, फिर बात कर दी जाए प्रोटीन क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ में, ठीक है, और किस में, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यानी कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब कोई न्यूट्रिएंट्स की होती है तो वो किसकी होती है, तो प्रोटीन की ही होती है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, वो प्रोटीन ही होता है। चलिए रीड करते हैं इसके बारे में। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से होता है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, नाचो से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे पढ़ोगे, नाचो यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ट्रिक आप लोग के लिए हो जाएगा। ठीक है, अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, यानी कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार की प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो टोटल कितने प्रकार की, 20 प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पे अमीनो अम्ल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था कि फैट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो फैटी एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। वैसे ही प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो वो अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, देखिए, शरीर वृद्धि और अंगों की मरम्मत दोनों कार्य के लिए प्रोटीन क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और हमारे अंगों को बिल्डअप करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे जो ये 10 लिखा है इसको आप कट कर दीजिएगा, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ 10 लिखा है उसे 11 कर लीजिए सबसे पहले। अब देखिए बात कीजिए, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक मतलब कि हमें ये ज़रूरी होता है, जिनको हम कहाँ से लेते हैं, अपने भोजन के द्वारा लेते हैं। तो इसीलिए जो आवश्यक होते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो हमें भोजन के द्वारा टोटल कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, तो 9 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसको हम किसके द्वारा लेते हैं, अपने भोजन के द्वारा लेते हैं। और बाकी जो अनावश्यक अमीनो एसिड होता है वो हमारे शरीर में स्वयं जनरेट होता है, हमारे शरीर में अपने आप ही बनता है, उसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 होते हैं। एक मतलब ज़रूरी कितना होता है, तो 9 होता है, और जो आवश्यक नहीं होता वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 जो होता है हमारे बॉडी में अपने आप बनता है, और 9 को हमको अपने फूड के द्वारा लिया जाता है। ठीक है,
अब चलिए पढ़ते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं इसके सोर्स क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, और प्रोटीन की बात कर दी जाए इससे कौन कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक, अब अगर प्रोटीन की सोर्स की बात कर दी जाए तो दूध होगा, पनीर, दाल, मांस, मछली और अंडा। ये सब किसके सोर्स होते हैं, तो ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिया जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें किससे मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है, तो दाल से मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा होगा, सोयाबीन होगा, और सेकंड कौन से होंगे, जितनी प्रकार की दालें मिलती हैं उससे भी हमें क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में क्या होती है, प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोटीन जो होता है वो कितने ग्राम हमें कैलोरी देता है, तो 4.2 किलो कैलोरी क्या होता है, हमको प्रोटीन से मिलता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमको एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये हमने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का ही बना होता है। जो हम लोगों की बॉडी में मसल्स होते हैं, मसल्स मेनली किससे आते हैं, प्रोटीन से ही आते हैं। इसीलिए जो रेसलर वगैरह होते हैं या जितने भी क्या होते हैं, एथलीट होते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रीफर करते हैं, प्रोटीन ही प्रीफर करते हैं। तभी उनकी बॉडी देखिए कितना बिल्डअप होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रोटीन से की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटीन की कमी से क्वार्टर-कोर बीमारी भी होती है, और कौन सा होता है, मैरस्मस होता है। देखिए यह मुख्यतः किसमें होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, इसके कारण जो शरीर और मानसिक वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, और हाथ पैर सूख जाते हैं, और पेट क्या होता है, बाहर फूल जाता है। देखिए इसमें दिखाया गया है कि बच्चे का जो हाथ पैर क्या होते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, और पेट कैसे बाहर निकल जाता है। तो क्वार्टर-कोर बीमारी मेनली किसमें होती है, तो ये बच्चों में होती है। लेकिन अगर मैरस्मस की बात कर दी जाए तो ये भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, जिसमें शरीर भी सूख जाता है और वजन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मेनली ये किस में होता है, तो ये एडल्ट में होता है। ठीक है, किस में होता है, एडल्ट में होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बासमती चावल की लंबाई व महक मेनली किसके कारण होती है। तो बासमती चावल की जो लंबाई होती है, ठीक है, बासमती चावल की जो लंबाई होती है वो लाइसीन अमीनो एसिड के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण, लाइसीन अमीनो एसिड के कारण बासमती जो चावल होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। ठीक, अब जो इसकी महक होती है मेनली वो किसकी वजह से होती है, आप लोगों ने देखा होगा चावल बहुत महकता है, तो ये मेनली किसकी वजह से होता है, तो पायरोल एरोमेटिक एक कंपाउंड होता है। ठीक है, कौन सा, पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से बासमती चावल जो होता है वो क्या होता है, महकता है, और लाइसीन अमीनो एसिड के कारण बासमती चावल क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये भी पूछा गया है कि चावल में कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, चावल और आलू में कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है, चावल और प्लस आलू, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, तो बाकी सभी पाए जाते हैं प्रोटीन को छोड़ करके। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है हमारा, आज हमने डिस्कस कर लिया फैट्स और प्रोटीन। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे विटामिन्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम आ जाएंगे डाइजेशन पर। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।